हेलो बच्चों, एक्सपेरिमेंटल स्किल, हाँ ठीक है ना बेटा। ये आपका एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसका आज टेस्ट है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स और सर्कुलर मोशन का। तो इसमें बेटा कुल मिला के देखो बड़ा अच्छा एक तरह से समरी है पूरे फिजिक्स का इसमें, मतलब। और ध्यान देना, कम से कम 6 से 10 क्वेश्चन इससे बनेंगे। हाँ, पूरे 18 एक्सपेरिमेंट हैं। अब उसमें से 1-2 तो खाली चैप्टर में नहीं है, बाकी सब चैप्टर में हैं। तो बेटा ध्यान देना, कम से कम 6 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिल रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10 भी हो सकता है ये। और सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको मैंने क्लास में बताया था, सबका बेसिक फार्मूला उसी पे बेस्ड है। आइए चलिए, पहला क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट 29 डिवीजन। 29, हाँ ये देखिए 29 डिवीजन है। तो 29 डिवीजन, 30 डिवीजन वर्नियर से कोइंसाइड कर रहा है। 29 क्या है, मेन स्केल का। हाँ, फिर करा है कि MSD जो है हाफ डिग्री है। लीस्ट काउंट बताओ, तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान ले। लीस्ट काउंट जो होता है MSD माइनस क्या होता है, VSD होता है। तो कितना MSD कितने VSD के बराबर है, 30 VSD। ये देखो 30 VSD जो है 29 MSD के बराबर है। ये क्या होगा भैया, VSD इक्वल टू 29/30 MSD हो जाएगा। ठीक है भाई, लीस्ट काउंट कितना हो गया, MSD माइनस VSD 29/30, और ये देखिए ये क्या हो गया 1/30 MSD। ठीक है भाई, MSD का मतलब हो गया हाफ डिग्री। हाफ डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये देखिए हाफ डिग्री का मतलब 1/60 डिग्री। तो 1/60 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1/60 डिग्री का मतलब होता है 1 मिनट। ये देखो इसको हम लोग कहते हैं 1 मिनट कहते हैं। तो ये वाला हो गया, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला याद रखिए, एकदम सिंपल फार्मूले पे बेस्ड आता है। फिर आओ देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट विद द वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट। देखो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट दे दिया है। लीस्ट काउंट कितना दे दिया है, 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिली, आंसर किस में देख लेना। तो इसको 0.1 मिलीमीटर को 0.01 सेंटीमीटर कर लो। ये देख लेना, थोड़ा सा ध्यान देना किस में आंसर है। करा है कि व्हेन टू जॉ आर ज्वाइन टुगेदर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाई राइट टू द जीरो। हाँ देखिए, अगर वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के राइट है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर कितना हो जाएगा बताओ जरा। हाँ, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर 6 इंटू लीस्ट काउंट। 6 इंटू कितना, हाँ लीस्ट काउंट। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब 6 इंटू क्या, हाँ लीस्ट काउंट। 6 इंटू हाँ लीस्ट काउंट। तो 6 है 6, लीस्ट काउंट है 0.01 यानी 0.06 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हाँ 0.06 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। अब क्या है बेटा, इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अब मेजरमेंट किया जा रहा है, तो इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसको MSR कहा जाता है। ध्यान देना, मतलब जिसके बीच में लाई कर रहा है उसको MSR कहते हैं। तो ये MSR बताओ कितना है। MSR जो है, MSR जो है वह कितना है, 3.2 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई। एंड 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन, 4th डिवीजन। ठीक है, तो इसका मतलब अब रीडिंग कितना हो जाएगा, ये देखो रीडिंग जो हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा MSR प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। MSR कितना बेटा, 3.2। जिनके बीच में उसकी पहली वाली रीडिंग लिख लेते हैं, जैसे 3.2 और 3.3 के बीच में है तो पहली वाली रीडिंग लिख लेते हैं। कौन सी रीडिंग, पहली वाली रीडिंग लिख देते हैं। पहली वाली रीडिंग 3.2, तो 3.2 प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट है 0.06 माइनस जीरो एरर। लिस्ट काउंट कितना, 0.01 है ना, माइनस जीरो एरर कितना हो गया, 0.06 हो गया। तो ये क्या हो गया, 3.8 है यानी 3.2 में से 1 यानी 18 बचेगा, 3.18 सेंटीमीटर है कोई। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएं। 2 full turns of circular scale of screw gauge cover distance of 1 मिलीमीटर।
हाँ देखिए, अब इससे आप पिच निकाल लीजिए। 2 टर्न है तो पिच कितना हो जाएगा देख लीजिए। पिच जो होगा वह हो जाएगा 2 टर्न 1/2। ये आपका होता है ना डिस्टेंस मूव ऑन लीनियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। ये पिच हो गया मिलीमीटर में। आंसर मिलीमीटर में, घबराने की जरूरत नहीं है। 0.5 जो है वही। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50। ये देखिए, इससे अब लिस्ट काउंट निकाल लीजिए। लिस्ट काउंट कितना निकालेंगे? लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। लिस्ट काउंट क्या हो गया भैया? पिच। पिच कितना है? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। तो पिच देखिए कितना हो गया 0.5 अपॉन कितना हो जाएगा 50, यानी 0.01 मिलीमीटर हो गया। ठीक है ना? हाँ सही है, हाँ सही होगा। अब करा 0 एरर हो गया ये। ठीक, ये कितना है 3 मिलीमीटर। MSR है 3 मिलीमीटर और 35 कोइंसाइड कर रहा है, तो रीडिंग कितना हो जाएगा बोलो? रीडिंग हो जाएगा MSR कितना हो गया भैया? ये देखिए MSR 3 मिलीमीटर प्लस 35 इंटू 0.01 माइनस 0 एरर। कहाँ है 0 एरर? माइनस प्लस हो जाएगा 0.03। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3.38 हो गया। है कोई ऑप्शन? एकदम है। 4 वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ इन 5 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन मेन स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज 5 मिलीमीटर। ठीक है, हाँ 5 कंप्लीट। तो इससे आप क्या निकाल लेंगे? पिच निकाल लेंगे। आइए इससे पिच निकाला जाए। चलिए पिच निकालेंगे। तो पिच निकालेंगे तो पिच का मतलब क्या हो जाएगा? पिच का मतलब हो जाएगा 5/5। पिच का मतलब हो जाएगा 5/5 यानी 1 मिलीमीटर। और कितना डिवीजन है? 50। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर अपॉन 50। ठीक है, यानी इसका मतलब 5 दूनी 10 यानी 0.02। लेकिन ये कितना दे रहा है? 0.001 सेंटीमीटर दे रहा है, तो गलत है ये। ठीक है, रीजन क्या कर रहा है? रीजन कर रहा है कि जो लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होता है। पिच अपॉन टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होता है। एकदम सही बोल रहा है। तो पहला गलत, दूसरा सही। ठीक है बच्चों, छोटी छोटी बातें। अब आइए 5वां। देखिए सब प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड है। जो प्रैक्टिकल के टॉपिक हैं वही। अब देखिए ये सब ऐसा नहीं है कि पहली बार नीट में आ रहा है, पहले भी ये प्रैक्टिकल टॉपिक था, बस अलग कर दिया गया। और एक बहुत बड़ी बात है, याद रखना। कौन सी बहुत बड़ी बात? ठीक है कि बेटा ये 6 से 10 क्वेश्चन इतने में से ही मिल जाएंगे। बस एक बात मेरी मान लो कि 18 प्रैक्टिकल जो है उनका फार्मूला लिख के उसको पढ़ना शुरू कर दो। हाँ देखना मिल जाएंगे इसमें। ठीक है ना बेटा? तो 2 सिमिलर स्प्रिंग P and Q have the spring constant KP and Q। हाँ KP जो है ये देखिए KP इज ग्रेटर देन KQ है। करा कि एक को सेम अमाउंट से खींचा गया, एक को सेम फोर्स से खींचा गया, तो करा किसका वर्क ज्यादा होगा? तो आप जानते हैं वर्क का जो फार्मूला होता है सेम अमाउंट के केस में हाफ kx² होता है, और इसके फेस में W इक्वल टू क्या होता है? हाफ f² बाई कितना होता है? k। एक हाफ kx² होता है। अगर सेम अमाउंट से खींच रहे हैं, हाफ kx² और सेम फोर्स से खींच रहे हैं, तो हाफ f² बाई कितना होता है? हाफ f² बाई कितना होता है? k होता है। ये देखिए हाफ kx² हाफ f² बाई कितना होता है? k होता है। देखिए भैया हाफ f² बाई k या हाफ kx² होता है। तो W इक्वल टू हाफ kx² या हाफ f² बाई कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। ठीक है ना भैया? तो अब देख लीजिए इसमें अगर ये x सेम है तो जिसका k ज्यादा होगा यानी WP इज ग्रेटर देन WQ होगा। इसमें फोर्स सेम है, उसमें जिसका k ज्यादा होगा उसका वर्क कम होगा, यानी WP इज लेस देन WQ होगा। WP इज लेस देन WQ होगा। तो WP इज लेस देन WQ का मतलब हाँ सही है, 5 का A आपका हो गया। ठीक है, ये देखिए एक ब्लॉक ऑफ मास m अटैच टू द लोअर एंड ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग। ठीक है भाई, हाँ ये देखिए लोअर एंड ऑफ स्प्रिंग से क्या है? अटैच्ड है। हंग फ्रॉम ए सीलिंग एंड हैज फोर्स द मास इज रिलीज्ड। देखिए रिलीज हो रहा है, सडन यानी आ रहा है।
तो इसका मतलब इसमें जो एलोंगेशन होगा अपनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के कारण होगा। किसमें होगा? हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये कितना हो जाएगा? हाफ के वाई स्क्वायर, हाफ के वाई स्क्वायर इक्वल टू एम जी, हाँ वाई हो जाएगा। देखिए जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। वाई से वाई कट गया, वाई इक्वल टू 2 mg वाई कितना हो जाएगा? के। ठीक है ना? हाँ देखिएगा, हाँ जब आराम से स्टीडली वे से इसको अगर खींचा जाएगा, मतलब नीचे आएगा, तो mg भाई के आता है। और जब सडन होता है तो देखिए जब आराम से स्टीडली होता है तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स लेते हैं kx इक्वल टू mg, और जब सडन कोई चीज रेड होती है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेते हैं। मतलब यहाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए मास है, फोर्स कांस्टेंट k है, अब मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। तो इसका मतलब ये बताइए काइनेटिक एनर्जी से आगे बढ़ रहा होगा ये बॉल। तो अगर काइनेटिक एनर्जी से बॉल आगे बढ़ रहा होगा तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? हाफ kx स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिएगा हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। ये देखिए हाफ से हाफ कट गया, mv स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? kx हाँ स्क्वायर हो गया। mv स्क्वायर जो हो गया वह kx स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो mv स्क्वायर kx स्क्वायर के कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग फाइंड करना है। तो x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट mv स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? k। मास भी दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, k भी दिया है, सब रख दीजिए आ जाएगा। आठवां देखिए क्या है, देखिए ये भी है, हाँ m1 मतलब रॉड इक्विलिब्रियम कंडीशन में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में मास निकालना, ये भी देखिएगा आपके सिलेबस में है। ठीक है ना? ये भी सिलेबस। रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एज। हाँ ये देखिए 2 पैरेलल नाइफ एज इस तरह से दिया है, 2 पैरेलल नाइफ एज A and B and is in equilibrium horizontal position. The knives are at a distance d from each other. ये जो नाइफ है एक दूसरे से डिस्टेंस d पे हैं। The center of mass of rod is at a distance x from A. हाँ यहाँ से आपको सेंटर ऑफ मास आपको बताना है। The normal reaction on A is, हाँ अच्छा यहाँ पे है तो यहीं पे वेट काम करेगा जब जहाँ सेंटर वेट है। तो मान लीजिए यहाँ आपका क्या हो गया? ये Na लगेगा, यहाँ आपका क्या लगेगा? Nb लगेगा। ये तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अरे भाई एक चाकू का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ Na लगेगा, एक चाकू का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ Nb लगेगा। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन A कह रहा है, तो इसका मतलब आपको B के थ्रू जो टॉर्क लेना पड़ेगा वह क्या करना पड़ेगा? 0। भाई B के थ्रू जो टॉर्क होगा उसको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बैठ जाइए, आइए यहाँ पे बैठिए। चलिए इसके थ्रू देखिए, अब देखिए यहाँ बैठेंगे तो इसको ऐसे बुलाएंगे, इसको ऐसे बुलाएंगे। ऐसा जानते हो ना क्यों किया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पता करने के लिए। ये आपका क्या हो जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो जा रहा है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज जो होगा टॉर्क क्लॉकवाइज के बराबर होगा। ये भी एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है आपका। यानी Na, ठीक है कोई लिख दो, Na इंटू ये D और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? W इंटू D माइनस एक्स। ठीक है W इंटू D माइनस एक्स। अब बताओ Na पता करना, Na इक्वल टू क्या हो जाएगा? W D माइनस एक्स अपॉन D। W D माइनस एक्स अपॉन कितना? D। W D माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? D। ये Na हो गया, तो Na इक्वल टू W D माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? D हो जाएगा। तो ये हो गया 8वां क्वेश्चन। ये भाई अच्छा 9वां क्वेश्चन। 2 वायर ऑफ मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। देखिएगा वॉल्यूम सेम है, सेम वॉल्यूम। The first wire has cross sectional area A and the second wire has cross sectional area 3A. Second wire जो है उसका cross sectional area कितना दिया गया है? 3A दिया गया है। If the length of first wire is increased by delta L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount H? By the same amount, हाँ H कितना फोर्स लगेगा? तो बेटा इसके लिए देखिए, हाँ आप जानते हैं कि जो यंग मॉडुलस होता है Y इक्वल टू कितना होता है? F बाई A डेल्टा L और L होता है। तो जरा ये कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म में फार्मूला बना लो। तो ऐसा करो, एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कर दोगे F L A अपॉन A स्क्वायर डेल्टा L। ये देखो इसको ऐसे कर सकते हो, F वॉल्यूम अपॉन A स्क्वायर डेल्टा L। V भी कांस्टेंट है, डेल्टा L भी कांस्टेंट है, Y भी कांस्टेंट है,
एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। यानी ये जो फोर्स है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। देख लीजिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, ए का स्क्वायर। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 हो रहा है, तो एफ डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9a का स्क्वायर, यानी फोर्स जो होगा वह कितना हो जाएगा, 9m। देखो कितना आसान हो गया, ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। अगला वाला देखिए, यही सेम केस ये भी है। इसमें आपसे कहा रहा डेल्टा यल और यल के बीच का ग्राफ क्या होगा, तो इसी को अब ऐसे, जैसे देखो यही फार्मूला है, देखना एकदम आराम से ध्यान से एक चीज डिस्कशन को बेटा, हाँ ध्यान से, हाँ एक आध पेपर डिस्कस नहीं हो पाते हैं कभी कभार, जैसे हाँ बहुत अच्छा लगता है भैया कि आप लोग उसको देखते हैं, हाँ फिर कहते भी है जो नहीं होता है कि सर उसका डिस्कशन करिए, उससे भी हम लोग को बड़ा मल मिलता है। पहले तो ये लगता है पता नहीं बच्चे देखते हैं कि नहीं, हाँ तो जब बच्चे डिमांड करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है कि हाँ उस चीज़ को किया जाए, लग रहा है बच्चे उसको ध्यान से देख रहे हैं कि मतलब हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा, हाँ तो कोई भी होती है तो कभी कभार जैसे हम लोग भी आलस्य हो जाते हैं तो भाई आप लोग भी जगा देते हैं, अच्छा है, ठीक है भाई, तो जब अपनी चीज़ें हो तो भाई है ही जो है उसको किया ही जाएगा। तो एफ क्या है बेटा, एफ यल अपॉन कितना, देखिए अभी अब क्वेश्चन लगाएंगे तो एक एक चीजें आपको एकदम कंफर्म होती जाएंगी। अब देखो यही सेम क्वेश्चन है, जब किसी तार को खींचा जा रहा तो एक चीज ध्यान देना, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे बेटा, वॉल्यूम उसका क्या रहेगा, हाँ कांस्टेंट रहेगा। तो ये देखिए वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहेगा, तो y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा यल, एफ एल अपॉन ए डेल्टा यल, मतलब उसका वॉल्यूम जो रहेगा वह कांस्टेंट रहेगा। तो अब इसमें y इक्वल टू एफ, एक काम करो यल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये वॉल्यूम हो जाएगा डेल्टा यल। आपको इसमें क्या पूछ रहा है, डेल्टा यल और यल में रिलेशन, तो डेल्टा यल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल स्क्वायर। तो बेटा अगर डेल्टा यल और यल के बीच का ग्राफ पूछा जाएगा तो पैराबोला होगा, इधर मुंह खुलेगा इधर, और डेल्टा यल और यल स्क्वायर के बीच का ग्राफ पूछा जाएगा तो ये आपका प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा, मतलब डेल्टा यल और यल स्क्वायर के बीच का ग्राफ होगा तो वह क्या होगा, प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा, डेल्टा यल और यल स्क्वायर के बीच का, ठीक है ना भैया। तो ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। The ratio of diameters, length and young modulus of steel and copper wire shown in the figure P, Q, S respectively. Ratio of diameter of length and young modulus of steel copper wire P, Q, S. The ratio of increase in their length. अब ये भी इसी फार्मूले से ratio of their increase। तो ये बताओ y इक्वल टू हमारे पास क्या है, एफ यल अपॉन ए, इसी में डायमीटर है पाई डी स्क्वायर बाई कितना होगा 4 और डेल्टा यल। तो ये देखिए डेल्टा यल किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एफ पे भी डिपेंड कर रहा है, यल पे भी, वाई डी स्क्वायर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो पहले आप क्या कर लीजिए, पहले आप स्टील वाले का निकाल लीजिए। तो स्टील वाले का देखिए डेल्टा यल स्टील, एफ कितना है, एफ देखिए 5 और 2 7 mg का उस पे वेट है, 7 mg। लंबाई सेम है, लेंथ नहीं, लेंथ सेम नहीं है, लेंथ आपका LS है। हाँ रेशियो ऑफ डायमीटर, हाँ ये हो गया स्टील, और YS, और ये देखिए ये DS का स्क्वायर, 4 पाई कांस्टेंट है, छोड़ दो। फिर डेल्टा यल, अब किसका है डेल्टा यल, कॉपर, सॉरी डेल्टा यल कॉपर, कॉपर वाले में कितना फोर्स है, 5 mg फोर्स है, कितना है, ये देखिए कॉपर वाले में 5 mg का फोर्स है। क्यों भाई 5 mg का फोर्स है, ये देखिए कॉपर वाले में 5 mg का फोर्स है, चलिए अच्छी बात है, 5 mg का। और ये क्या कर रहा है, LC YC और DC का स्क्वायर, क्यों हो गया, अब दोनों का रेशियो करना है, तो ये mg तो कट गया। अब ये क्या हो गया, ये जरा देखो 7/5 LS अपॉन LC, और ये क्या हो जाएगा YC अपॉन YS, YC अपॉन YS, और ये क्या हो जाएगा DC का स्क्वायर अपॉन DS का स्क्वायर, DC का स्क्वायर अपॉन DS का स्क्वायर। 7/5 LS अपॉन LC हो गया, 7/5, ये देखिए 7/5 LS अपॉन LC हो गया। तो LS अपॉन LC कितना हो जाएगा भाई, LS अपॉन LC हो गया Q, और यंग मॉडुलस YC अपॉन, तो 1/Y हो गया, और ये P स्क्वायर हो जाएगा, तो कौन सा होगा, P वाला, ठीक है, छोटी छोटी बातें। हाँ
थ्री लिक्विड ऑफ डेंसिटीज ρ1 ρ2 ρ3 इस तरह से सेम θ1 θ2 θ3 दिया है। क्या रिलेशन? तो बेटा कैपिलरी ट्यूब में आप जानते हैं जो लिक्विड राइज करता है H इक्वल टू क्या होता है 2t cos थीटा अपॉन क्या होता है r ρg होता है। इसका मतलब cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखिए cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। याद रखिएगा जिसका थीटा ज्यादा, ठीक है, जिसका रो ज्यादा उसका cos थीटा ज्यादा और जिसका cos थीटा ज्यादा उसके थीटा कम होगा क्योंकि cos थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो याद रखिएगा 0 से 90 डिग्री तक जिसकी डेंसिटी ज्यादा है बेटा याद रखना उसका क्या, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका थीटा कम होगा। तो 0 से 90 के बीच में ये 0 से 90 तो ये वाला होगा भी। Water rise to height h in capillary tube of the length of capillary tube above the surface of water made less than, तो क्या होगा water rise up to point a little below the top and stay there. Water does not rise, water rise up to the tip of capillary tube and then starts overflowing like fountain. Water rise up to the top of capillary tube and stay there without overflowing. सही बात है ये वाला है। क्यों? क्योंकि HR इक्वल टू ये R मेनिस्कस का रेडियस है तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो अगर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा जिसके कारण ये लिक्विड जो है यहीं पे आपका क्या है इसे मड़राता रहेगा लेकिन ओवरफ्लो नहीं होगा। हाँ दूध की जैसे दूध नहीं ओवरफ्लो हो जाता है लेकिन ये नहीं ओवरफ्लो होगा, ये यहीं पे मड़राता रहेगा। ठीक है ना, चाहे कुछ भी कर दें, चाहे इसकी लेंथ को कट कर दें, कुछ भी कर दें तो वह पाइप की रेडियस नहीं मेनिस्कस की रेडियस को मेंटेन कर लेता है। मेनिस्कस माने जो उसके लिक्विड का शेप होता है उस बर्तन में, मतलब शेप जो होता है उस बर्तन में उसको मेंटेन कर लेता है। ठीक है ना। 14 देखिए क्या करा, इन एन एक्सपेरिमेंट वेरीफाई स्टोक्स लॉ, स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r डेंसिटी रो फॉल्स अंडर वेलोसिटी ऑफ h प्रोपोर्शनल टू। तो अब यहां पे क्या है भैया ध्यान दीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा r का स्क्वायर। हाँ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्या, हाँ स्क्वायर, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। ध्यान दीजिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा, f क्या है, f इक्वल टू 6 पाई ईटा RV है। क्यों भैया है कि नहीं है? ठीक है, तो अब बताओ पावर P इक्वल टू क्या होगा f इंटू वी, यानी पावर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RV और V, या पावर P डायरेक्टली मतलब हीट लॉस का मतलब वही रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पावर है ना हुआ, तो RV स्क्वायर, V क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा, या पावर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R पे 4, सॉरी R पे 4 नहीं R पे 5, R पे 5 है नहीं है क्या, अरे ये कैसे भैया R पे 4 है, V स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अच्छा 6 पाई ईटा RV, सॉरी ये R तो उसका कांस्टेंट है ना, तो ये V होगा। We ignore viscosity of air. An experiment to verify Stokes' law, a small spherical ball of radius r and density rho falls under the gravity through a distance h entering a tank of water. If the terminal velocity of ball inside water same as the velocity just before entering the water surface, then the value of h proportional to, ओहो अरे h proportional to है भैया, खाली h proportional to करना है। तो ये देखिएगा हम पावर हम पूरा पढ़े ही नहीं है, ठीक है, केवल हाँ सही दिया है तब हम पूरा पढ़े ही नहीं है। हाँ तो आपका v अंडर रूट 2gh के अनुसार ये हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r पे 4 हो जाएगा। सही बात है, मतलब v क्या होता है अंडर रूट 2gh होता है। हाँ देखिए हम पता नहीं एक और क्वेश्चन इस तरह का था, हाँ ये सब दिमाग थोड़ा सा आप लोग, हाँ v, अब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है r स्क्वायर होता है, r स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू h रूट h, या r पे 4 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू h। सॉरी बच्चों सही है ये। हाँ अब देखिए द वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑफ मास m डेंसिटी d ड्रॉप इन कंटेनर, अगर ग्लिसरीन की डेंसिटी d/2 है देन विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे f इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, हाँ रो माइनस सिग्मा g होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है f इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, रो आपका d है, d/2 है, g d में से d/2 जाए, f इक्वल टू क्या बचेगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, d/2g, इसको हम लोग क्या बोलेंगे mg, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा mg/2, f इक्वल टू क्या हो जाएगा mg/2, f इक्वल टू mg/2। 15 के बाद 16,
द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन, द पॉसिबल एरर इन सरफेस टेंशन इज क्लोजेस्ट टू। तो अब क्या हो जाएगा इसमें देख लीजिए, T इक्वल टू आर एच जी अपॉन 2 इंटू 10⁻3। अब सरफेस टेंशन में आपको फाइंड करना पॉसिबल एरर, तो टेंशन T इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 और प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 और प्लस डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 और इसमें नहीं होता है कोई एरर, 2 कांस्टेंट है, 10⁻3 भी कांस्टेंट है। तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी देख लो, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एच की वैल्यू होगी 1 डेल्टा एच अपॉन एच की वैल्यू होगी 0.01 अपॉन कितना होगा 1.45। ऊपर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात याद रखना, फ्रैक्शनल एरर जो रेडियस में होता है वही बेटा डायमीटर में होता है। अब ये नहीं कि जो आया होगा उसका 1/2 कर देना, नहीं करने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शनल एरर जो रेडियस में होता है, बोलो, वही डायमीटर में भी होता है। जो फ्रैक्शनल एरर रेडियस में होता है वही फ्रैक्शनल एरर डायमीटर में भी होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, 0.01 अपॉन 1.25 हो गया, 1 पॉइंट क्या हो गया 25 हो गया। फिर ऐसे ही डेल्टा जी अपॉन जी, ये देखिए डेल्टा जी अपॉन जी, ये कितना हो जाएगा भाई 0.01 अपॉन 9.80। ये सब रख के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये आ जाएगा। 17 का रहा है, ट्यूनिंग फॉर क्यूज टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन ए ग्लास ट्यूब लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ठीक है, 2 सक्सेसिव, एक 20 सेंटीमीटर पे, एक 73 सेंटीमीटर पे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए देखिए क्या होता है, वीटी इक्वल टू 2n L2 माइनस L1। क्यों, रेजोनेंस ट्यूब में फार्मूला बताया था, वीटी इक्वल टू 2n कितना है बेटा, n कितना हो गया, कहाँ गए n, 320, और L2 कितना है 73 माइनस 20 इंटू 10⁻², कौन सा हो जाएगा 339 मीटर पर सेकेंड। While measuring the speed of sound by performing a resonance column experiment, a student gets the first resonance condition, a column length of 18 centimeter during winter, 18 सेंटीमीटर विंटर में। Repeating the same experiment during summer, they measure the column length x सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा भैया, तो ये बताओ ठंडी में क्या है, ठंडी में L इक्वल टू, मतलब ठंडी में आपका क्या है, L इक्वल टू पहला रेजोनेंस कॉलम λ/4 होता है। क्या होता है भाई, ये ध्यान दीजिएगा, N इक्वल टू V/λ होता है कि नहीं होता है, ठीक है, V/λ होता है। तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होगा, V इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे देखिए गर्मी में वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा। तो पहले कंडीशन में L कितना है 18 है और λ/4 है, ठीक है, यानी लैम्डा की 18 है, मतलब लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर है। दूसरे वाले में लेंथ कितनी हो जाएगी 3λ-4 हो जाएगा। अब बताओ टेम्परेचर बढ़ रहा है गर्मियों में तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा, यानी ये बढ़ेगा, यानी ये वैल्यू ग्रेटर देन 54 सेंटीमीटर आएगी, यानी गर्मियों में लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 19 क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप सिर्फ मैकेनिज्म को समझेंगे। जैसे है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बेटा, जैसे कैलोरीमेट्री, ये भी प्रैक्टिकल टॉपिक ही है। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है बच्चा, लेकिन बस है क्या, कैलकुलेशन है। तो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, उस प्रोसीजर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी चीजें भी सही हो जाएंगी। मेटल बॉल ऑफ मास 0.1 kg हीटेड अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो यहां तक हीट किया गया है। ड्रॉप्ड इनटू वेसल ऑफ हीट कैपेसिटी 800 जूल पर केल्विन, 800 जूल पर केल्विन, एंड कंटेनिंग 0.5 kg वाटर, और कितना कंटेन कर रहा है 0.5 kg वाटर। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड वेसल इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो अब बेटा यहाँ क्या होगा, हीट गिवन, देख लो, हीट गिवन बाय मेटल बॉल, मेटल बॉल कितना हीट देगा, ठीक है, ड्रॉप्ड इनटू वेसल ऑफ हीट कैपेसिटी। तो हीट गिवन बाय हीट लॉस होगा m1 s1 डेल्टा θ1 इक्वल टू, हीट को टेक कौन कर रहे हैं, एक बर्तन टेक कर रहा है और एक पानी टेक कर रहा है। इसका मतलब m2 s2 डेल्टा
2 प्लस m3s3 डेल्टा थीटा 3। बस एकदम ध्यान देना इसको, और कुछ नहीं। मेटल बॉल ऑफ मास 0.1 kg है। चलो भाई 0.1 kg ले लो, आओ 0.1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल बॉल का दिया हुआ, स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर एंड मेटल आर, वाटर 400 जूल है दिया, इसका दिया है 400 दिया है। डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, कॉमन टेम्परेचर थीटा आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 500 माइनस थीटा हो जाएगा। ये देखो थर्मल कैपेसिटी M2S2 दे दिया है, 800 दे दिया है, और डेल्टा थीटा क्या होगा, थीटा माइनस ये देखिए 30, ये जो है, अब प्लस M3। पानी का टेम्परेचर क्या है, पानी का मास कितना है, हाँ आधा kg है, कितना आधा kg, उसका ये 4200 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा माइनस 30। यहाँ से बेटा थीटा निकालेंगे तो थीटा लगभग 36-37 डिग्री के आसपास आएगा, थीटा इक्वल टू 36 डिग्री के आसपास आएगा। अब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल कर दीजिए। हाँ देखिए 36 इनिशियल कितना है, 30 अपॉन 30 इंटू 100, यानी ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 6/30 इंटू 100, ठीक है, यानी क्या हो गया 20%, 20% हो जाएगा। तो M1S1 डेल्टा थीटा 1, M2S2 डेल्टा थीटा 2 प्लस M3S3 डेल्टा थीटा 3, तो ये हो गया 19। अब चलते हैं 20 पे। In an experiment, a sphere of aluminum of mass 0.2 kg is heated up to 150 डिग्री सेंटीग्रेड, हीटेड अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए भैया, हीटेड अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इमीडिएटली इट इज द पुट इनटू वाटर ऑफ वॉल्यूम 150 cc। हाँ देखिएगा cc है, हाँ तो cc को मतलब वो 10⁻⁻6 में बदल लीजिएगा। केप्ट इन द कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 0.025 दे दिया है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम 40, द स्पेसिफिक हीट, ये भी उसी तरह से है, हाँ कैलकुलेशन है। इन एक्सपेरिमेंट स्फीयर ऑफ एल्युमिनियम मास, हाँ ये देखो M1S1 डेल्टा थीटा 1 इक्वल टू M2S2 डेल्टा थीटा 2 और प्लस M3S3, आराम से एकदम। M1 का क्या मास है बेटा, 0.2 kg है, आ जाओ 0.2 kg है। तो S1 एल्युमिनियम का क्या दिया है, एल्युमिनियम का कुछ दिया है इस पे, वो इन एन एक्सपेरिमेंट स्फीयर ऑफ एल्युमिनियम ऑफ मास 0.2 kg, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम H, अरे स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम H, अरे हाँ दिया होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम। क्या बेटा ये तो मिसफील्डिंग हो गई क्या, देखते हैं मिसफील्डिंग का मतलब समझते हैं। अरे तो सॉरी बेटा, बिना उसके लगेगा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं बेटा, हमारा फॉल्ट है, ध्यान नहीं दिया। हाँ तो ये इसकी वैल्यू दी रहेगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू दी रहेगी बच्चा। तो डेल्टा थीटा ये क्या हो गया 150 माइनस कितना हो जाएगा, हाँ देखिए कॉमन टेम्परेचर कितना हो गया है, कॉमन टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 माइनस 40। अब देखिए M2 कितना है भैया, M2, अच्छा वो पूछा है, अरे भाई हम तो देख ही नहीं रहे क्या पूछा है, यही तो पूछा है, सॉरी, हाँ हम वही कह रहे हैं, कभी कभार होता है दिमाग इधर उधर चला जाता है। हाँ अब देखिए इसका क्या है 150 cc दिया है, तो 150 cc है, जितना वॉल्यूम होता है उतना kg होता है पानी का, तो 150 इंटू 10 टू पावर माइनस हाँ cc है 6 हो जाएगा। ये H2 क्या हो जाएगा, इमीडिएटली इट इज पुट इनटू द वाटर, हाँ वाटर कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा। डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा 40 माइनस कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। M3 कितना है, कैलोरीमीटर 0. ये देखिए 025 है, इंटू कितना है 4.2 इंटू 10 पावर 3 है वाटर इक्विवेलेंट, और ये भी क्या है 40 माइनस कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा S1, यही पूछा ही है। फिर देखिए किसवां करा, द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मीटर विच 5 ओम एंड R ओम, हाँ कितना रेजिस्टेंस दिया गया है 5 ओम और क्या R ओम दिया गया है। देखिए तो कह रहा है भाई, देखिए मीटर ब्रिज भी एक्सपेरिमेंट का ही टॉपिक है, तो अब यहाँ पे P/Q इक्वल टू R/S मिल रहा है, P/Q इक्वल टू R/S, यानी 5/R, ये देखिए 5/R इक्वल टू क्या मिल रहा है L1/100 माइनस L1, L1/100 माइनस L1 व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड विद द, हाँ शंट किया जा रहा है, तो शंट करने का मतलब उसके पैरेलल में जोड़ना है, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा R/2,
शंट करने, तो बैलेंस लेंथ कितना हो गया 1.6 L1 अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस 1.6 L1। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, आर की वैल्यू आपका 15 ओम आ जाएगी। इन अ मीटर विद द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, देखिएगा लेफ्ट एंड से है, बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज इन द राइट गैप। हाँ इसमें है, देखो जैसे ये होता है ना, इसमें है राइट गैप में है, मतलब ये यस की वैल्यू कितनी है, राइट गैप में है, ध्यान देना 1 ओम है। द मीटर विच बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। ये देखो ये 20 सेंटीमीटर फाउंड किया गया है, तो ये कितना होगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्या पूछा जाएगा, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, मतलब आर की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा P/Q इक्वल टू R/S 20/80 R/S। ये 1/4 हो गया, ये R/S क्या हो गया 1, या R इक्वल टू 1/4 का मतलब 0.25 ओम हो गया, 0.25 ओम हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए टू वेरीफाई ओम्स, और देखिए भी एक्सपेरिमेंट में है, हाँ ओम्स लॉ भी एक्सपेरिमेंट में है बेटा। टू वेरीफाई ओम्स लॉ, V और R के I के बीच का ग्राफ दिया है, मतलब ये कौन सा ग्राफ दिया है, ये दिया है बच्चा V इक्वल टू E माइनस IR वाला ग्राफ, यानी V इक्वल टू माइनस IR प्लस E। तो इसमें देखो इंटरसेप्ट कितना दिया, इंटरसेप्ट ही EMF होगा, देखो ग्राफ में इंटरसेप्ट ही EMF होगा 1.5 वोल्ट होगा, और देखो करंट के बीच है, तो इसका जो स्लोप होगा, निगेटिव स्लोप होगा, वही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो निगेटिव स्लोप होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, निगेटिव स्लोप ही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यानी 1.5 अपॉन कितना हो जाएगा, ये देखिए 1.5 अपॉन 1000 इंटू 10⁻⁻3, यानी 1.5 ओम हो जाएगा, 1.5 ओम। तो द EMF ऑफ बैटरी इज 1.5 वोल्ट, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम। ये हो जाएगा 23 का ए, 23 का ए ही ना होगा, हाँ ठीक तो है। ए गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी शंटेड बाई रेजिस्टेंस यस ओम, देखिए कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर भी आपका सिलेबस में है। टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज, द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन, हाँ गैलोमीटर, तो है क्या, जैसे कहा जा रहा है कि खाली एक गैलोमीटर लग रहा है, हाँ तो करंट IG इक्वल टू कितना हो जाएगा V/G। अब इसके पैरेलल में एक शंट जुड़ जा रहा है, पैरेलल में एक शंट जुड़ रहा है, और इसमें करंट है। अब क्या हो जाएगा भैया, पैरेलल में शंट जुड़ जाता है, तो ये बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो मेन करंट मेंटेन करने के लिए हमको एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा IG डैश इक्वल टू V अपॉन क्या हो जाएगा GS अपॉन G प्लस S और प्लस R हो जाएगा। बताइए दोनों करंट आपस में बराबर हैं, यानी IG इक्वल टू IG डैश, IG इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया V/G, और IG डैश क्या हो जाएगा V अपॉन GS अपॉन G प्लस S प्लस क्या हो जाएगा R। V से V कैंसिल हो गया, ठीक है, V से V कैंसिल हो गया, या R की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, R इक्वल टू क्या हो जाएगा G माइनस GS अपॉन G प्लस S, या R इक्वल टू क्या होगा G स्क्वायर प्लस GS माइनस GS अपॉन G प्लस, यानी G स्क्वायर अपॉन G प्लस यस G स्क्वायर अपॉन यस T वाला। 25 A galvanometer of resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt along with a resistance of 2950 ohm। इसका मतलब भैया V इक्वल टू कितना है, V इक्वल टू क्या है IG प्लस R। ठीक है, तो V देखिए कितना दिया है, V दिया है 3 वोल्ट, IG क्या दे दिया है बच्चा, IG दे दिया है, ये देखिए IG दे दिया है 30 डिवीजन 30K, G कितना दे दिया है, G दे दिया है 50 प्लस 2950 ओम। अब करा है वोल्टेज में तो कोई बस ये नंबर ऑफ डिवीजन को हम रिड्यूस कर दिए हैं, तो ये तो वही रह गया है, ये कितना हो गया बच्चों 20K। तो अब बेटा 50 करा रेजिस्टेंस ये चेंज हो जाएगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, हाँ दोनों को डिवाइड कर दो, R की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है ना। 25 के बाद 26 क्या करा, देखिए हम मिरर भी कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये सब आपके प्रैक्टिकल टॉपिक में है, ठीक है। ये तो नीट का ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसकी फोकल लेंथ निकालना, उसका मैग्नीफाइंग पावर, ये सब आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है, सारा आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है बेटा,
हाँ सब प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो करा मैच द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड। हाँ मतलब ये आपको मैच करना है। तो ये देखिए निगेटिव मैग्निफिकेशन क्या होता है, पहली बात याद रखिए, निगेटिव मैग्निफिकेशन अगर हो रहा है तो इमेज क्या है, रियल है। और रियल इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर ही बनाता है। क्या बनाता है, हाँ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, देखिए कॉनकेव मिरर, ध्यान दीजिए कॉनकेव मिरर, ये देखिएगा ये 5 रियल केस में बनाता है। और मैग्निफिकेशन हाँ ग्रेटर देन, इक्वल देन, लेस देन -1 होता है इसका। और एक वर्चुअल केस बनाता है, खाली एक वर्चुअल केस बनाता है और इसका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन +1 होता है। और कॉन्वेक्स वाला ये तो हमेशा क्या है, वर्चुअल, 2 वर्चुअल केस ही बनाता है, 2 वर्चुअल कॉन्वेक्स मिरर, और उसका मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन +1 होता है। तो एक बात याद रखिए, अगर मैग्निफिकेशन -2 है तो यानी वह रियल इमेज होगी और वह कॉनकेव मिरर भी होगा, मतलब दोनों चीजें होंगी। मैग्निफिकेशन -1/2 है तो इसका मतलब वह रियल इमेज होगी और वह कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का जिक्र नहीं होगा। मैग्निफिकेशन +2 है तो वह वर्चुअल इमेज होगा और एक से ज्यादा मैग्निफिकेशन कौन बनाता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर ही बनाता है। देखिए एक से ज्यादा कॉनकेव मिरर ही बनाता है। मैग्निफिकेशन अगर प्लस है तो वर्चुअल इमेज होगा और अगर वैल्यू 1 से कम है तो वह कॉन्वेक्स मिरर होगा। कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हाँ बहुत सिंपल में। फिर देखिए द एक्सपेक्टेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इन द प्रिज्म, ये भी है प्रिज्म का, ये भी है। तो आप जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले घटता है, फिर मिनिमम वैल्यू होती है, ये देखिए मिनिमम वैल्यू तभी होती है जब I1 = I2 होता है, R1 = R2 होता है, ये डेल्टा मिनिमम होता है। फिर उसके बाद एंगल बनाने पर ये वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, याद रखना आ सकता है ये, ठीक है। फिर देखिए 28 क्वेश्चन भी है, द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्रिज्म मिनिमम व्हेन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म, मतलब वही प्रिज्म के सिमेट्रिक किसी एक ही प्लेन में है। हाँ तो ये भी सही है। द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम पैरेलल टू इट्स बेस, हाँ ये भी सही है, इसके बेस के पैरेलल होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल दैट ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब I1 जो होना चाहिए, ये देखो ये I1 जो होना चाहिए इस I2 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये भी सही बोल रहा है। डी व्हेन एंगल ऑफ इमर्जेंस डबल नहीं भैया, ABC किसी में है, ABC हाँ C में है। एंड एयर बबल, ये भी देखो प्रैक्टिकल में है, हाँ डी अपेरेंट डी एक्चुअल ये भी प्रैक्टिकल में है। तो जो प्रैक्टिकल में है टॉपिक बेटा मैंने आपको टेस्ट में दे दिया है। एन एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब with refractive index 1.5 is 5 cm dip when viewed from one surface and 3 cm dip when viewed from opposite surface। जैसे ये देखिए ये आपका है, तो मान लीजिए एयर बबल यहाँ है, ठीक है, ये इसकी लेंथ कितनी है, x है, ये इसका लेंथ कितना है, y, ये रियल लेंथ है। तो इधर से जो अपेरेंट आ रहा है वह 5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो मतलब 5 सेंटीमीटर = x अपॉन डी एक्चुअल = डी अपेरेंट बाई म्यू। क्यों भैया, डी अपेरेंट = एक्चुअल बाई म्यू। तो ये देखिए डी एक्चुअल x है, म्यू 1.5 है, या x = क्या हो गया, 7.5 हो गया। क्या हो गया, 7.5 हो गया। फिर ये देखिए 3 सेंटीमीटर इधर से आ रहा है, 3 सेंटीमीटर, y अपॉन 1.5 या y = क्या हो जाएगा, 4.5। ये बताइए x प्लस y क्या वैल्यू होगी, 7.5 प्लस 4.5 ये होगा 12, कितना होगा ये 12, कितना होगा 12। 30 देखिए क्या है, फॉर द फॉरवर्ड बाइस, देखिएगा डायोड का ये है सिलेबस में, फॉर द फॉरवर्ड बाइस डायोड कैरेक्टरिस्टिक शोन इन द फिगर द डायनेमिक रेजिस्टेंस, क्या कहा जा रहा है, डायनेमिक रेजिस्टेंस ID = 3 मिली एम्पियर। तो 3 मिली एम्पियर का रहा, तो देख लो कौन सा स्टेट ग्राफ है, यही स्टेट ग्राफ है। तो यहाँ देखिए इनका चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा I हो जाएगा। बोलिए डेल्टा I कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया, कितना बचता है, 4 × 10⁻³ इनका चेंज क्या हो जाएगा, इनका चेंज देखना ये 0.6 यहाँ है, ये वाला जो होगा 0.6 और 0.7 के बीच का जो पॉइंट होगा वह 0.65 होगा। और ये भी पॉइंट जो है देखो, ये वाला पॉइंट ऐसे है और ये वाला पॉइंट ऐसे है, ये तो ये वाला जो है 0.7 और 0.8 के बीच में है, तो ये वाला 0.75 हो जाएगा। तो ये बताओ, ठीक है, डेल्टा V कितना हो जाएगा, 0.75 माइनस 0.65 यानी क्या हो जाएगा,
मतलब यही घट जाएगा और क्या, ठीक है। तो 5 में से 5 चला जाएगा, 0 हो जाएगा डेल्टा वी। यह कितना हो जाएगा 0.7 में से 6 चला जाएगा 1, यही हो जाएगा। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है ना। तो ये 0.1 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ तो ये आपका आ जाएगा 25 ओम। कितना आ जाएगा बच्चा, 25 ओम। फिर ये देखिए 31वां क्वेश्चन, 8 वोल्ट जेनर डायोड अलोंग विथ ए सीरीज रेजिस्टेंस आर is connected across a 20 volt supply. The maximum जेनर करंट इज 25 मिली एम्पियर। ठीक है भैया, मैक्सिमम जेनर करंट मतलब मैक्सिमम जेनर करंट का मतलब है कि इसमें कोई करंट नहीं जा रही है। देखिएगा ये लाइन ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम जेनर करंट 25 मिली एम्पियर है। ठीक है ना भैया, हाँ ये देखिए 25 मिली एम्पियर है, तो इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, यानी यही दोनों अब हो गए। तो यही दोनों हो गए, तो इसका मतलब ये जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें आ जा रही है। तो बताओ V इक्वल टू क्या होगा, आई आर, यानी V कितना है 20, I कितना है, I 25 इंटू 10⁻³ R निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा R इक्वल टू 20/25 इंटू 10⁻³ क्या भाई आएगा नहीं क्या, 2/25 25 चौके 25, अरे आ नहीं रहा क्या, 20/25 across a 20 volt supply 25 मिली एम्पियर। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ R विल बी R की कम से कम, मतलब वही वैल्यू होगी, इसका मतलब कम से कम यानी यही करंट सारा खा रहा है। तो 20/25 25 8 ये तो 800 ओम आ जा रहा है। कुछ गड़बड़ हो जा रहा है क्या, 8 वोल्ट जेनर डायोड, अच्छा सॉरी 8 वोल्ट, ये बेटा ये सॉरी वो ध्यान नहीं दिया, 8 वोल्ट ये 20 है तो इसके क्रॉस कितना होगा, 8 वोल्ट इसके क्रॉस आ जा रहा है, तो 20 में से 8 गया कितना बचेगा 12 वोल्ट, कितना बचेगा, हाँ ये सब गलत है। अब ये आ जाएगा V इक्वल टू कितना हो जाएगा IR। ठीक है, ये हो गया 12, I कितना है 25 इंटू 10⁻³ और इंटू R इक्वल टू क्या हो गया 12/25, ये 0 बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा R इक्वल टू 25, 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा 0 ओम, यानी ये वाला। ठीक है ना, देखिए अगर 20 वोल्ट है इसके क्रॉस 8 है, तो ये 20 - 8 आपका 12 होगा, कितना होगा 12। अब आइए 32 क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज द लेवल असर्शन एंड दूसरा रीजन। तो क्या करा, फोटो डायोड्स प्रेफरेबली ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइस कंडीशन फॉर लाइट इंटेंसिटीज मेजरमेंट। हाँ सही बात है, रिवर्स बाइस में ही होता है फोटो डायोड। द करंट इन द फॉरवर्ड बाइस इज मोर देन करंट इन द रिवर्स बाइस, ये भी सही है, फॉरवर्ड बाइस में हाँ करंट जो होता है रिवर्स बाइस में ज्यादा होता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, अलग अलग बातों के लिए कह रहा है। अब कह रहा है कि स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये R1 है, R1 10 मेगा ओम है, मतलब R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, R2 कम है। कह रहा कौन सही होगा, वेरीफाई कौन ओम्स लॉ होगा। तो देखो एक बात याद रखना, जो वोल्ट मीटर होता है वह हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगता है। बोलो, क्लास में मैंने बोला भी था, वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगता है। ठीक है, हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगता है। और अमीटर जो होता है हमेशा सीरीज में होता है। अमीटर कैसे बनता है, अमीटर जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास G2 है, तो इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ दें, लो कौन है R2, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम अमीटर कहेंगे। और अगर मान लीजिए G1 है, इसके सीरीज में अगर हाई रेजिस्टेंस जोड़ दें, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर कहेंगे। देखिए उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहेंगे। तो देखिए इसको हम लोग वोल्ट मीटर कहेंगे। तो ये देखिए इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, इस अरेंजमेंट को हम अमीटर कहते हैं, और इस अरेंजमेंट को वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, मीटर सीरीज में, तो इसलिए ये वाला वेरीफाई कर रहा है। 34 क्वेश्चन, स्टूडेंट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजोनेंस ट्यूब, ये डायमीटर रेजिस्टेंस दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर का मतलब रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। पहला एक्सपेरिमेंट है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, कह रहा है कि फर्स्ट रेजोनेंस की लेंथ निकालनी है, द रीडिंग। तो आप देखिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एंड करेक्शन भी लेके चलिएगा कि L + E इक्वल टू क्या होता है, λ/4 होता है। ठीक है, L, तो L + E कितना होगा 0.6 R
ठीक है, क्यों भाई, यही होता है अंडर करेक्शन। लेमडा क्या होता है, v इक्वल टू एफ लेमडा, लेमडा इक्वल टू v बाई 4f हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई 4f माइनस 0.6r। ठीक है, या यल इक्वल टू v कितना है, v कहाँ गया भाई, v है 336 अपॉन 4l 4 f कितना है 4 इंटू f कितना 504 माइनस 0.6 इंटू क्या हो गया 3। ये देखिएगा ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। सेंटीमीटर बनाने के लिए समझ रहे हैं ना, 1 मीटर ये मीटर में आएगा, तो जब इसको माइनस कर देंगे तो ये देखिए 14.8 आ जाएगा। अब देखो 34 के बाद 35 क्या कर रहे हैं, मीटर विच एक्सपेरिमेंट द बैलेंस पॉइंट इज 2 ओम एंड 3 ओम। ठीक है, ये देखिए 2 ओम यहाँ पे मान लीजिए है और 3 ओम इस गैप में है। यल बैलेंस पॉइंट है, 100 माइनस यल है, तो इसका मतलब यल अपॉन 100 माइनस यल इक्वल टू 2/3, यानी क्या हो जाएगा 3l इक्वल टू 200 माइनस 2l, या 5l इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, या यल इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, यल इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। चलिए यल इक्वल टू 40 हो गया। अब क्या कर रहा है, शिफ्टेड बाई कितना, अगर हम शंट कर दिए 3 ओम को, शंट कर दिए तो ये देखिए 3 ओम को अगर हम शंट कर दिए, हाँ शंट कर दिए, तो शिफ्टेड बाई 22.5 सेंटीमीटर, कितना शिफ्ट हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ यक्स एज कितना शिफ्ट होगा 22.5 सेंटीमीटर। तो यानी जिधर कम रेजिस्टेंस होगा उधर शिफ्ट होगा, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3x अपॉन 3 प्लस यक्स, और किधर शिफ्ट होगा जिधर कम इधर की तरफ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 40 प्लस 22.5, और ये कितना हो गया 100 माइनस 40 प्लस 22.5 कितना हो गया भैया, ये हो गया 62.5। इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए x से, वैल्यू यहां निकल जाएगी। ठीक है ना भाई, जॉकी शिफ्ट टुवर्ड्स लेस रेजिस्टेंस गैप, मैंने आपको बताया था क्लास में। A particle is moving with 10 मीटर पर सेकेंड इन सर्कल रेडियस, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ये देखिए अगर वह 60 डिग्री मूव कर रहा है, कितना डिग्री मूव कर रहा है 60 डिग्री, देखिएगा भैया, तो 60 डिग्री मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा आर इक्वल टू 2r साइन 60/2, या डेल्टा आर इक्वल टू 2r साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो डेल्टा आर इक्वल टू क्या होता है आर कितना होगा भैया, आर होगा ठीक है 5 मीटर। चलिए 5 मीटर हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 5 अपॉन टाइम, यानी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर होता है। ये देखो वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियली होती है और एक्सेलरेशन ऐसे होता है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखना 38 2 cars A and B move along the concentric circle path radius RA and RB with velocity V and VB। ठीक है, क्या होगा तो V इक्वल टू R ओमेगा होता है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्किल V इक्वल टू क्या होता है R ओमेगा होता है, तो ये तो बराबर है, तो इसका मतलब RA बाई कितना होगा RB। अच्छा, कांस्टेंट डिस्टेंस वही होगा, हाँ V RA अपॉन RB। A particle is revolving 1200 rpm in circle, then its acceleration, तो acceleration क्या हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। r कितना है 30 इंटू 10⁻², ओमेगा कितना है 2 पाई, f कितना है f 1200 अपॉन 60 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, ये b हो जाएगा। A particle moving in circular path 10 मीटर रेडियस, हाँ इट्स स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, तो AC निकाल लो v स्क्वायर बाई r, यानी क्या हो गया 25/10 यानी 2.5, और 80 दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों 80 दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट एक्सीलरेशन क्या होगा भैया, नेट एक्सीलरेशन होगा √AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, या A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 2.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 stones mass m and 2m are whirled in the horizontal, heavier one in the radius r/2। हाँ, तो heavier वाला क्या हो गया 2m v स्क्वायर रेडियस r/2, ये हो गया। और लाइटर रेडियस r, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोर n टाइम्स m n स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन कितना r। अब देखिए यहाँ सब कट गया, n स्क्वायर की वैल्यू 4 आई, n की वैल्यू कितनी आ गई 2, n की वैल्यू 2।
You may have seen in circus a motorcyclist driving a vertical loops inside a death well chamber well with holes so that the spectators can watch from outside. What is the minimum speed? ठीक है, तो ये बताइए सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, हाँ, वेटलेसनेस की कंडीशन में जो मिनिमम स्पीड होती है v इक्वल टू अंडर रूट कितना होता है आर जी। अब आर दिया ही है, आर कितना है भाई 25, 250 250 का मतलब 225 होता 15 होता, 15 से ज्यादा होगा ये। 43 का रहा है ए मैन स्टैंड इन द कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल। ये देखिए इनर वॉल है, ये रोटर है, इसमें एक आदमी है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा है, एफ हो रहा है, ये एम जी हो रहा है। तो एफ ग्रेटर देन इक्वल देन कितना है एम जी है, एफ क्या होगा म्यू एन एम जी, या एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन एम जी, एम कट गया, ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन जी बाई म्यू आर, या ओमेगा क्या होगा अंडर रूट जी बाई म्यू आर। देखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रख दीजिए, आ जाएगा। सॉरी, देखिए अगर बैंक रोड है मतलब रोड को अगर उठाया गया है तो मोड़ पे जानते हैं कि 4 व्हीलर गाड़ी के लिए रोड को हल्का सा उठा देते हैं। तो ये अगर पहली कंडीशन अगर फ्रिक्शन 0 होता है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है v स्क्वायर बाई आर जी। इसको क्लास में हमने समझाया था, बहुत इंपॉर्टेंट आ भी सकता है। और अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है तो क्या होता है म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा होता है, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा होता है। स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग, आर दे दिया है 80 इंटू 10 पावर माइनस 2, रिवॉल्यूशन एफ दे दिया है कितना 14 अपॉन 25, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ए सी इक्वल टू आर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। सब पता है आपको, सब पता है, रख दीजिए, डी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 45 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, आपका जो पेपर स्टार्ट है मॉडल टेस्ट पेपर, इधर बीच में बेटा ईद भी पड़ रही है, हाँ तो ईद की भैया क्या है बहुत बहुत बधाइयाँ। और बेटा हाँ, खाने पीने के बाद पचाने के बाद फिर पढ़ाई में भिड़ जाइए सभी लोग, हाँ ईद के बाद पढ़ाई में सब लोग भिड़ जाइए, हाँ क्योंकि बहुत कम समय है, मात्र 1 महीना समय बचा हुआ है। तो उस समय में बेटा हम लोग कुछ मॉडल टेस्ट पेपर देंगे। कितने मॉडल टेस्ट पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करीब 18 मॉडल टेस्ट पेपर हैं बेटा। शुरुआत में ये कुछ लगातार हैं, हाँ देख लीजिए यहाँ पे है, आप ग्रुप में सिलेबस चला जाएगा, 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा। हाँ शुरुआत में टाइम 1 से 4 है, क्योंकि 4 के बाद मैंने कहा है कि कुछ रिवीजन का भी क्लास हो जाएगा। हाँ कुछ बच्चे कह रहे थे तो रिवीजन की क्लास हो जाएगी, तो 4 बजे से तो उनकी क्लासेज हो जाएंगी। तो ये देखिएगा 1 से 4 रिवीजन की क्लासेज रहेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर 1, मॉडल टेस्ट पेपर 2, मॉडल टेस्ट पेपर 3, मॉडल टेस्ट पेपर 4, मॉडल टेस्ट पेपर 5, मॉडल टेस्ट पेपर 6, ये मॉडल टेस्ट पेपर 7, ये सब आपके 18 मॉडल टेस्ट पेपर हैं। देखिए इधर ही से काउंट कर लेना चाहिए था। तो बेटा अब तैयार हो जाइए। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक मॉडल टेस्ट पेपर, जैसे जो फिजिक्स का मैं बता रहा हूं, बाकी केमिस्ट्री में सर बताएंगे ही, एक मॉडल टेस्ट पेपर जो होगा, पहला मॉडल टेस्ट पेपर बेटा होगा एनसीईआरटी की किताब प्लस एग्जाम्पलर से होगा। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बताऊंगा, एनसीईआरटी की किताब और एग्जाम्पलर से। मैं वही क्वेश्चन रहेंगे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के, मतलब वही डिट्टो क्वेश्चन भी रहेंगे। कुछ क्वेश्चनों में हम थोड़ा चेंज भी करेंगे, स्टेटमेंट टाइप का, असर्शन टाइप का, पिक टाइप का बनाएंगे, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर। और दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर जो होगा वह नीट के पीवाईक्यू से होगा, नीट के पीवाईक्यू से होगा। ठीक है बेटा, जेई के पीवाईक्यू से होगा। जेई के पीवाईक्यू में बहुत नहीं, 2024 का जेई और 2025 का हाँ बहुत नहीं, और लास्ट में उधर 2002 से लेकर 2010 तक का जेई, ज्यादा नहीं।
ठीक, कुछ हल्के फुल्के IIT से, कुछ पुराने CPMT के PYQ से। ये भी बहुत तेज इस समय आजकल आ रहा है, पुराने जो CPMT के PY, और कुछ CBSE बोर्ड के PYQ से, CBSE बोर्ड के PYQ से, CBSE बोर्ड के PYQ से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसका भी होता है। तो बेटा इसी तरह से ये 18 हैं, 9 पेपर आपके NCERT प्लस एग्जाम्पलर से मिलेंगे और 9 पेपर आपके और इधर उधर से कहीं हैं। हाँ, इसमें नीट में भी कुछ क्वेश्चन जो मिलेंगे उनके डेटा मैं चेंज किए रहूँगा। हाँ, सारे के तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन कम से कम कोशिश करेंगे 15-20 क्वेश्चन का डेटा चेंज कर दे। तो 15-20 क्वेश्चन आपको लगाने पड़ जाएंगे। बाकी तो भाई पूरा चेंज करेंगे बहुत काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे एक एक पेपर में। उतना तो समय दिया ही जा सकता है, 2-3 घंटा किया ही जा सकता है भैया। ठीक है, घबराइए मत भाई, आपके साथ हम भी हैं। हाँ, तो किया ही जा सकता है। आपकी ही परीक्षा नहीं है, हमारी भी परीक्षा है, क्योंकि आपकी जीत हमारी जीत, आपकी हार हमारी हार, तो दोनों लोग हैं तैयार इसके लिए। तो इधर बेटा 1-2 दिन फिर अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लीजिए, घूम लीजिए, खा पी लीजिए अपना। आज तो आपने टेस्ट दिया होगा, तो बीच में अब टेस्ट आपको 3 तारीख को ही देना है। हाँ, रिवीजन के लिए हो सकता है 2 तारीख से हम क्लास बुलाएं। हाँ, तो 2 तारीख से रिवीजन की चलेंगी। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत ईद की बधाइयाँ। और बाकी अपना क्या है, फिर टेस्ट दीजिए, घूम फिर के फिर आइए। हाँ, फिर एक बार फिर भिड़ जाइए 1 महीने के लिए। हाँ, 1 मिनट भी इस समय बर्बाद करने का समय नहीं बेटा। घूमने फिरने तो मैं उसी तरह कर रहा हूँ। हाँ, कहाँ इस समय आप लोगों को क्या है, हाँ, चिंता घेरी होगी। होता भी है, एक परीक्षा हो गया, भले ही आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन डर तो लगता ही है। हाँ, हम लोग उस दौर से गुजरे हुए हैं, लेकिन इस समय बेटा धैर्य की ज़रूरत है, डर की ज़रूरत नहीं है। जब डर लगे तो बेटा फिर NCERT पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, जितना ही वो लगे, डर लगे, NCERT पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है बेटा, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।